लोगों का धैर्य अब खत्म हो रहा है। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। ये सीन श्रीलंका का है और वहां की जनता काफी भड़की हुई है और वॉयलेंटली प्रोटेस्ट भी कर रही है। माहौल इतना खराब हो चुका है कि लोग प्रेसिडेंट हाउस के बाहर आके काफी हिंसात्मक हो चुके हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी आज की डेट में लड़खड़ा गई है और इसके कई रीजंस हैं। इससे पहले कि हम रीजंस को जानें, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी लड़खड़ाने से क्या प्रभाव पड़ा है। आज की डेट में श्रीलंका में खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 5 लाख से ज्यादा श्रीलंकन गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। मेडिसिन खत्म हो चुकी है। क्रिटिकल सर्जरीज को कैंसिल कर दिया गया है और डॉक्टरों का कहना है कि कोविड से ज्यादा मौतें इस इकोनॉमिक क्राइसिस में देखी जा सकती हैं। लेटेस्ट न्यूज मिलने तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि वो फ्यूल लेने के लिए 4 दिन से लाइन में खड़े हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े नेशनल इमरजेंसी का संकट आ चुका है वहां पे। इससे पहले कि हम जाने कि श्रीलंकन क्राइसिस होता क्या है, हम पहले जान लेते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी डिपेंड किस पे करती है, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पे निर्भर करती है। सबसे पहले श्रीलंका की जो इकोनॉमी निर्भर करती है वो है उसका एक्सपोर्ट। श्रीलंका बेसिकली 4 चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है: टी, रबर, स्पाइसेस एंड गारमेंट। इन चारों चीज़ों से श्रीलंका का बेसिक एक्सपोर्ट होता है। दूसरा है टूरिज्म। टूरिज्म 13% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है श्रीलंका का। तीसरा है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है वो श्रीलंकन जो बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं और डॉलर भेजते हैं अपनी कंट्री में, तो उस डॉलर से भी श्रीलंका का काफ़ी फॉरेन रिजर्व बनता है। फॉरेन रिजर्व बनाने का मतलब क्या होता है? विदेशी मुद्रा बनाने का मतलब बस इतना ही होता है कि उस पैसे से श्रीलंका अपने लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सके और अपने कर्जे को मुक्त कर सके। तो बात करते हैं हम सन 2009 से। सन 2009 में गोटाबाया राजपक्षा, जो कि आज के प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उन्होंने भार संभाला था। उन्होंने लिट्टे ग्रुप को खत्म कर दिया था और श्रीलंका का पूरा फोकस वॉर से हटके इकोनॉमिक ग्रोथ में चला गया था। कंट्री 8% के हिसाब से ग्रो भी कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी हिल के रख गई। 2008 में आए वित्तीय संकट की वजह से जितनी भी कमोडिटीज हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी प्राइसेस गिर गई। साथ ही में श्रीलंकन रबर, स्पाइसेस, गारमेंट और जितनी भी वस्तुएं श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है या निर्यात करता है, सबकी प्राइसेस गिर गई। इसकी वजह से श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स ड्रास्टिकली गिर गए और उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने लगा। अब श्रीलंका को यह लगा कि उसको लोन लेना चाहिए, तो उसने आईएमएफ से $2.6 बिलियन का लोन लिया। आईएमएफ ने $2.6 बिलियन का लोन तो दिया, लेकिन साथ में कुछ ऐसी शर्तें रखी जिससे कि इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत ही मुश्किल हो गया। कहने का मतलब यह है कि आईएमएफ ने उसको $2.6 मिलियन का लोन देने के साथ साथ ये कहा कि मेरी कुछ टर्म्स और कंडीशन है जिनको आपको फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट जो है, अगर आईएमएफ की टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करेगी तो वो अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल साथ में नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको दूसरे के हिसाब से चलना था। और इस वजह से धीरे धीरे श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसता चला गया और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव भी नहीं कर पाया। 2016 में जब मैत्रीपाल सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे की सरकार आई तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ खास काम नहीं किया। उन्होंने भी $1.5 बिलियन का कर्जा आईएमएफ से लिया और सेम आईएमएफ ने ऐसी शर्तें रखी जिससे कि काउंटर सिक्लिकल पॉलिसीज आई, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं कर पाए। काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी का मतलब होता है वो पॉलिसी जिससे कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को सुधार सके, अपने आने वाली इनकम को सुधार सके या अपने फॉरेन रिजर्व्स को अच्छा कर सके। इसको अच्छा करने के लिए उसको अपनी से पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, लेकिन ये सारी पॉलिसीज जा चुकी थी आईएमएफ के हाथ में, तो जिसकी वजह से श्रीलंका को एक बहुत बड़ा क्राइसिस यहीं से स्टार्ट हो गया था। देखना, 2015 में श्रीलंकन इकोनॉमी जो थी वो 5% से बढ़ रही थी और ऐसा करते करते 2019 आते आते 2.9% पे आके रुक गई। 2019 में जब गोटाबाया राजपक्षा
फिर से पद पे आए तो उन्होंने जैसा अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में कहा था वैसा ही किया। उन्होंने लोगों को ये बोला था कि मैं आपके टैक्सेस कम कर दूंगा, मैं इन्फ्लेशन को कम कर दूंगा। लेकिन किसी सत्ता को पा जाना और सत्ता को चला पाना दो अलग अलग चीजें हैं। गोटाबाया राजपक्षा जैसे ही सत्ता में आते हैं उन्होंने अपने घर के सभी लोगों को अलग अलग मंत्री परिषदों में दे दिया। इवन प्राइम मिनिस्टर भी जो थे वो उन्हीं के घर के हैं। गोटाबाया ने क्या किया कि उन्होंने आते ही टैक्सेस को कम कर दिया। उन्होंने टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपए से हटा के 30 लाख रुपए पे कर दिया, जिससे कि नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स कम हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख श्रीलंकन रुपीस है तो आप टैक्स नहीं देंगे। पहले ऐसा होता था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख श्रीलंकन रुपीस है तो आपको टैक्स देना पड़ता था। अब उसको हटा के उन्होंने जो टैक्स का स्लैब था वो 30 लाख का कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होना कम हो गया था। और जब रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो गया था तो श्रीलंका तो पहले से ही डेट में फंसी हुई थी और पहले से ही उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रखे थे। तो अब इकोनॉमी को चला पाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। 2019 में एक और बुरी घटना घटी। 2019 में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से आतंकवादियों ने कई लोगों की जान ले ली। टूरिज्म सेक्टर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ और इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज काफी घट गया। ये सारी चीजें हो ही रही थी 2019 में कि 2020 में कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से बड़े बड़े लॉकडाउन्स लग गए। लॉकडाउन्स लगने की वजह से टूरिज्म सेक्टर, जो कि 13% ऑफ द जीडीपी है, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ और 2 साल तक टूरिज्म एकदम ना के बराबर हुआ। अपने घटते हुए फॉरेन एक्सचेंज को देखते हुए गोटाबाया ने यह सोचा कि क्यों ना हम बाहर से आते हुए फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बंद कर दें, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स से हमारी जो कृषि है वो बहुत ही अच्छी होती है और इससे जो पैदावार है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। लेकिन चूंकि गोटाबाया ने फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट ही बंद कर दिया, इसकी वजह से जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पाद एकदम खत्म हो गया, जिसकी वजह से कंट्री में खाने पीने की वस्तुओं में भी इन्फ्लेशन आ गया। आज की डेट में वहां पे इन्फ्लेशन 30% है। मतलब जो वस्तु 100 रुपए की खरीदी जाती है वो 130 रुपए की मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या हालत होगी लोगों की। दरअसल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बंद कराने का मकसद आत्मनिर्भर श्रीलंका बनाना था और उसके अलावा अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचाना था। लेकिन ये नीति गोटाबाया राजपक्षा की उनके ऊपर काफी रिवर्स साबित हुई। हाल कुछ ऐसा हो गया है कि फूड शॉर्टेज की वजह से श्रीलंका को बाहर से खाना इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके फॉरेन एक्सचेंज लगभग खत्म हो गए हैं। उसके पास पैसे ही नहीं हैं कि वो फर्दर इन्वेस्ट करके अपने रबर, स्पाइसेस या अन्य पदार्थ जिनको वो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें इन्वेस्ट करके उनका प्रोडक्शन बढ़ा सके। श्रीलंका के पास अभी मात्र $1.94 बिलियन है और इस पैसे से 2 करोड़ 20 लाख जनसंख्या का फूड और सिक्योरिटी देखना है और उसके अलावा अपना लोन भी पूरा करना है। इन्फ्लेशन 30% हो चुका है, मतलब कि जो वस्तु 100 रुपए की है वो 130 रुपए में मिल रही है। चावल का रेट 93% बढ़ गया है, मतलब 100 रुपए श्रीलंकन रुपीस का चावल आज की डेट में 193 श्रीलंकन रुपीस में मिल रहा है। चिकन का रेट 55% बढ़ चुका है। तो महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। दोस्तों, इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बाद आपको क्या लगता है कि श्रीलंका का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।